दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे समाजशास्त्र की प्रमुख अवधारणाओं जैसे पाश्चात्यकरण, संस्कृतिकरण, स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण तथा धर्मनिरपेक्षीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम इसमें पाश्चात्यकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमीकरण की विशेषता है। पहला है अधार्मिक प्रक्रिया, तटस्थ अवधारणा, मूल्यगत अधिमान्यताएं या उपर्युक्त सभी। तो इसमें से आपसे पूछा गया है कि कौन सी पश्चिमीकरण की विशेषता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ये सभी दोस्तों पश्चिमीकरण की विशेषताओं में शामिल हैं। और आप जान लीजिए पश्चिमीकरण या पाश्चात्यकरण एक व्यापक अवधारणा है जिसे एम.एन. श्रीनिवास ने प्रस्तुत किया था। और पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में सभी भौतिक और अभौतिक संस्कृति के परिवर्तनों का समावेश है। बी कुप्पूस्वामी के अनुसार श्रीनिवास की पश्चिमीकरण की अवधारणा में मुख्यतः तीन श्रेणी की बातें शामिल हैं। ये हैं व्यवहार संबंधी जैसे खाना पीना, वेशभूषा, नृत्य आदि, ज्ञान संबंधी जैसे साहित्य, विज्ञान आदि, और मूल्य संबंधी जैसे मानववाद, समतावाद, सार्वभौमवाद इत्यादि। और पश्चिमीकरण के नैतिक रूप से एक तटस्थ अवधारणा है। कहने का तात्पर्य ये है कि अवधारणा केवल परिवर्तनों का विश्लेषण करती है, कोई परिवर्तन अच्छा है या बुरा, ये अवधारणा इस विचार से दूर है। पश्चिमीकरण एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है और श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण का प्रभाव सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में देख सकते हैं। और पश्चिमीकरण अधार्मिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। तो आप जान लीजिए कि प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री विचारक एम.एन. श्रीनिवास ने पाश्चात्यकरण की अवधारणा प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है भारत में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के कारण जो बदलाव आए हैं उन्हें चार शीर्षकों में विवेचित किया जा सकता है। देखिए, विलोपनवादी परिवर्तन, योगशील परिवर्तन, सहायक परिवर्तन और संश्लिष्ट परिवर्तन। तो उक्त सामान्यीकरण का उल्लेख किसने किया है, तो सही उत्तर है एच अल्तास ने। दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप देख लीजिए एल्तास के अनुसार पश्चिमीकरण द्वारा समाज और संस्कृति में जो परिवर्तन आए हैं इसे मुख्य रूप से चार भागों में रखा जा सकता है। ये चारों प्रक्रियाएं एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ी हैं कि इसे अलग अलग करके नहीं समझा जा सकता। ये प्रक्रियाएं हैं विलोपनवादी या बहिष्कारवादी परिवर्तन, योगशील या योगात्मक परिवर्तन, सहायक या पोषक परिवर्तन और संश्लिष्ट या कृत्रिम परिवर्तन। अगला प्रश्न है दोस्तों, योगेंद्र सिंह के अनुसार पाश्चात्यकरण के अंतर्गत मूल्यों को कौन सा सेट शामिल है। तो आप जान लीजिए योगेंद्र सिंह के अनुसार दोस्तों पाश्चात्यकरण के अंतर्गत जो मूल्य शामिल हैं उसमें मानवतावाद और तर्क बुद्धिवाद शामिल हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप जान लीजिए कि पाश्चात्यकरण के व्यापक आयामों पर टिप्पणी करते हुए योगेंद्र सिंह लिखते हैं कि मानववाद और तर्कवाद पर जोर पाश्चात्यकरण का एक हिस्सा है, जिसके कारण भारत में कई संस्थागत और सामाजिक सुधार हुए। देश में वैज्ञानिक, तकनीकी और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, राष्ट्रवाद का उदय, नई राजनीतिक संस्कृति और नेतृत्व, ये सभी पाश्चात्यकरण के उपोत्पाद हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लर्नर ने भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तनों के लिए पश्चिमीकरण की अपेक्षा आधुनिकीकरण को अधिक पसंद किया है। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक उनमें नहीं है। ऑप्शन ए है पश्चिमीकरण एक संकुचित और सीमित अवधारणा है। बी है कि पश्चिमीकरण केवल पश्चिम के प्रभाव का परिचायक है। सी है यह एक स्थानीय लेबल है। और डी है इसे विदेशी संरक्षण का भाव उत्पन्न नहीं होता है। तो दोस्तों लर्नर ने जो पश्चिमीकरण की अपेक्षा आधुनिकीकरण को पसंद किया है, तो इनमें से कौन सा कारण नहीं है, उसमें यह है कि पश्चिमीकरण केवल पश्चिम के प्रभाव का परिचायक है, ये कारण शामिल नहीं है। और आप जान लीजिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डेनियल लर्नर ने पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण दोनों की उपयुक्तता पर विचार करके आधुनिकीकरण शब्द को स्वीकार किया है।
उनका मानना है कि आधुनिकीकरण में सार्वजनिक संस्थाओं और निजी आकांक्षाओं को स्पर्श करने वाली एक विक्षोभकारी प्रत्यक्षवादी भावना निहित है, पर प्रत्यक्षवादी भावना ही पर्याप्त नहीं है। पश्चिमीकरण शब्द कई कारणों से अनुपयुक्त है और ये अधिक स्थानीय लेवल है, और जिस आदर्श का अनुकरण किया जा रहा है वो कोई पश्चिमी देश न होकर जापान या भारत हो सकता है। और लर्नर द्वारा पश्चिमीकरण की बजाय आधुनिकीकरण को स्वीकार किया गया है, क्योंकि जो एक प्रकार से देखा जाए तो पश्चिमीकरण एक संकीर्ण अवधारणा है, जबकि आधुनिकीकरण व्यापक अवधारणा है। पाश्चात्यकरण के बाद आइए अब संस्कृतिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, संस्कृतिकरण की अवधारणा किससे संबंधित है? देखिए, संदर्भ समूह, प्राथमिक समूह, हित समूह या तृतीयक समूह। तो सही उत्तर है संदर्भ समूह से। दोस्तों, संस्कृतिकरण की अवधारणा संदर्भ समूह की अवधारणा से मिलती जुलती है। जो लोग समाज में सबसे बेहतर समझे और माने जाते हैं वे लोग सकारात्मक संदर्भ समूह कहलाते हैं, और सामाजिक तौर पर निम्न स्तर का व्यक्ति उच्च स्तर के लोगों की नज़रों से अपने आप को देखता है और उनकी नकल कर समाज में उनकी बराबरी करने की कोशिश करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संबंधित है किससे? तो आप जानते हैं रेफरेंस ग्रुप यानी संदर्भ समूह से संबंधित है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, संस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से किससे संबंधित है? तो उत्तर है दोस्तों, संस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से संदर्भ समूह से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आप जान लीजिए, संस्कृतिकरण की अवधारणा संदर्भ समूह या रेफरेंस ग्रुप से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संस्कृतिकरण और ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने दी है? आपको बताना है। तो उत्तर है एम.एन. श्रीनिवास। दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। संस्कृतिकरण और ब्राह्मणीकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। और आप जान लीजिए कि एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग कर्नाटक राज्य के अंतर्गत कुर्ग लोगों के जीवन के विश्लेषण के लिए किया। मैसूर के कुर्ग लोगों का अध्ययन करते समय श्रीनिवास ने पाया कि निम्न जाति के लोग ब्राह्मणों को कुछ प्रथाओं को अपनाने और स्वयं की कुप्रथाओं जैसे मांस खाने, शराब पीने आदि छोड़ने में लगे हुए थे, और वे ब्राह्मणों की भोजन संबंधी आदतों, उनकी वेशभूषा और कर्मकांडों को अपनाकर अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयत्न कर रहे थे। गतिशीलता यानी मोबिलाइजेशन की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए श्रीनिवास ने प्रारंभ में ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया। बाद में कुछ संशोधन करके इस शब्द के स्थान पर संस्कृतिकरण शब्द को स्वीकार किया। योगेंद्र सिंह का मानना है कि संस्कृतिकरण ब्राह्मणीकरण की अपेक्षा एक व्यापक अवधारणा है। श्रीनिवास ने जातीय गतिशीलता को स्पष्ट करने के लिए संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया है, और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से परंपरागत जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं बल्कि एक लंबे समय से चली आ रही विरोधी भावना का प्रकटीकरण होता है, और इस तथ्य का समर्थन हैराल्ड गुल्ड के विचारों से भी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ब्राह्मणीकरण की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो आप जानते हैं एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दोस्तों सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने के लिए ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नांकित में किसने संस्कृतिकरण या संस्कृताइजेशन की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो सही उत्तर है एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संस्कृतिकरण की अवधारणा के प्रतिपादक कौन हैं? तो ये हैं एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है, निम्न कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? कथन है कि संस्कृतिकरण सामाजिक परिवर्तन की एक कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन देखिए, औपचारिक, आंतरिक, बाह्य या आदर्शात्मक। तो सही उत्तर हो जाएगा आंतरिक। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया आंतरिक है, जबकि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया बाह्य है, इसलिए रिक्त स्थान पर आंतरिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संस्कृतिकरण के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? देखिए, यह एक संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह भारत में अंग्रेजी शासन के आगमन के साथ प्रारंभ हुई है।
और ये सामाजिक परिवर्तन का बहिर्जात स्रोत है या यह एक स्थितिक परिवर्तन की प्रक्रिया है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित जातियों में मात्र पद मूलक परिवर्तन होता है, न कि संरचनात्मक। कहने का मतलब ये है कि जाति व्यवस्था की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि संबंधित जाति के पद सोपान में चढ़ाव मात्र होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के विश्लेषण में श्रीनिवास जाति की व्याख्या करते हैं, कैसे? तो उत्तर है संरचनात्मक वर्ग के रूप में। आप जान लीजिए दोस्तों, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के विश्लेषण में श्रीनिवास जो है संरचनात्मक संवर्ग के रूप में जाति की व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृतिकरण का तात्पर्य क्या है? तो आप जान लीजिए, संस्कृतिकरण का तात्पर्य जाति संरचना में परिवर्तन, जाति संरचना का परिवर्तन, जाति संरचना के लिए परिवर्तन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों संस्कृतिकरण का तात्पर्य उपर्युक्त में से कोई नहीं है। और आप जान लीजिए कि दोस्तों संस्कृतिकरण एक व्यापक प्रक्रिया है और ये एक स्थितिक परिवर्तन और आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन संस्कृतिकरण के संदर्भ में सत्य नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, स्थितिगत परिवर्तन, समूह प्रक्रिया, ऊर्ध्वगामी गतिशीलता या व्यक्तिगत प्रक्रिया। तो सही उत्तर है व्यक्तिगत प्रक्रिया। ये संस्कृतिकरण के संबंध में सही नहीं है, क्योंकि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में दोस्तों स्थितिगत परिवर्तन होता है और ये सामाजिक गतिशीलता की सामूहिक प्रक्रिया है, न कि व्यक्तिगत। अर्थात इसका संबंध किसी व्यक्ति या परिवार विशेष के जीवन में चलने वाली परिवर्तन की प्रक्रिया से नहीं है, यह ऊर्ध्वगामी गतिशीलता को दर्शाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। ये परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? तो देखिए, एम.एन. श्रीनिवास द्वारा दी गई परिभाषा है संस्कृतिकरण की। दोस्तों एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले कर्नाटक राज्य के अंतर्गत कुर्ग लोगों के सामाजिक धार्मिक जीवन में होने वाले परिवर्तन के लिए किया और इस शब्द का प्रयोग पहली बार एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया में किया है। उनके अनुसार संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा कोई अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा को अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह प्रायः जो है किसी उच्च और द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है, वो क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को संस्कृताइजेशन या संस्कृतिकरण कहते हैं। यही प्रश्न फिर से पूछा गया है, तो याद कर लीजिए, जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या अन्य कोई समूह किसी उच्च या प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है संस्कृतिकरण। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस समाजशास्त्री ने दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों में धर्म और समाज का अध्ययन किया है? तो उत्तर है एम.एन. श्रीनिवास ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस पद्धति के तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्चतर जाति की आदतों, परंपराओं और अनुष्ठानों को अपनाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे विलयीकरण कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही उसे संस्कृतिकरण कहा जाता है, संस्कृताइजेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक पद्धति है, इसके अंतर्गत जाति क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्चतर जाति की आदत, परंपरा, अनुष्ठान को अपनाती है। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी निम्नलिखित किस पुस्तक में किया है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया। तो याद रखिएगा दोस्तों, श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया में किया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, जब उच्च जाति हिंदू चेतन या अचेतन रूप से निम्न जाति हिंदुओं के व्यवहार प्रतिमानों को अपनाते या अनुकरण करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उत्तर है आधुनिकीकरण। दोस्तों देखिए, ये प्रश्न क्या हो जाएगा? ऑप्शन है संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, जनतंत्रीकरण या असंस्कृतिकरण। जब उच्च हिंदू जाति चेतन या अचेतन रूप से निम्न जाति हिंदुओं के व्यवहार प्रतिमानों को अपनाते या अनुकरण करते हैं तो देखिए ये संस्कृतिकरण के उलट प्रक्रिया हो जाएगी और सही उत्तर असंस्कृतिकरण हो जाएगा। जब निम्न जाति उच्च जातियों के संस्कार, उनके मान्यताओं, पहनावे और उनके संस्कारों को अपनाती है तो संस्कृतिकरण होता है। लेकिन जब उच्च जाति हिंदू चेतन या अचेतन रूप से निम्न जाति हिंदुओं के व्यवहार प्रतिमानों को अपनाते या अनुकरण करते हैं तो उसे विसंस्कृतिकरण या असंस्कृतिकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को मजूमदार ने विसंस्कृतिकरण कहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्नांकित में से कौन पक्ष प्रबलतम होता है, आपको बताना है। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। क्षैतिज गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता, प्रत्याशित समाजीकरण या पर संस्कृति ग्रहण। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रत्याशित सामाजीकरण, ऑप्शन सी। ये दोस्तों प्रबलतम होता है और आप जान लीजिए कि योगेंद्र सिंह संस्कृतिकरण को एक प्रत्याशित या अग्रिम सामाजीकरण की प्रक्रिया मानते हैं। संस्कृतिकरण से गुजरने वाली जाति अपने से उच्च जाति की संस्कृति को इस उम्मीद से अपनाती है कि उसे उस जाति की सदस्यता या सामाजिक स्थिति मिल जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया किसने कहा है? तो सही उत्तर है योगेंद्र सिंह ने। प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री योगेंद्र सिंह ने संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न जातियों में होने वाले सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए एम.एन. श्रीनिवास ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? ऑप्शन देखिए। आधुनिकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, संस्कृतिकरण या पश्चिमीकरण। तो सही उत्तर है संस्कृतिकरण, ऑप्शन सी। दोस्तों निम्न जातियों के सामाजिक जीवन में होने वाले परिवर्तन को समझने के लिए एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। देखिए सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलाइजेशन की प्रक्रिया से संस्कृतिकरण के विश्लेषण के लिए एम.एन. श्रीनिवास ने आर.के. मार्टन के किस सिद्धांत को अपनाया है? ऑप्शन देखिए। मध्य अधिसीमा सिद्धांत, सामाजिक विचलन सिद्धांत, संदर्भ समूह सिद्धांत या फिर पारिस्थिति एवं भूमिका सिद्धांत। तो सही उत्तर है संदर्भ समूह या रेफरेंस ग्रुप सिद्धांत। दोस्तों सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया में संस्कृतिकरण के विश्लेषण के लिए एम.एन. श्रीनिवास ने आर.के. मार्टन के संदर्भ समूह सिद्धांत को अपनाया है। जो लोग समाज में सबसे बेहतर समझे और माने जाते हैं वे लोग सकारात्मक संदर्भ समूह कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है उस पर निशान लगाएं। देखिए पहला है कि यह जाति समूहों से संबंधित है, यह सामाजिक गतिशीलता की ओर संकेत करता है, इसके एक से अधिक आयाम हैं या यह ऋतु जनन संबंधी परिवर्तन है। तो सही उत्तर है दोस्तों ये ऋतु जनन संबंधी परिवर्तन है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, जबकि ये जाति समूहों से संबंधित है, सामाजिक गतिशीलता की ओर संकेत करता है और इसके एक से अधिक आयाम हैं, ये संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित जो हैं, जबकि ऋतु संबंधी परिवर्तन सही नहीं है संस्कृतिकरण के संबंध में। संस्कृतिकरण का ऋतु जनन संबंधी परिवर्तन से कोई संबंध नहीं है। ये भारत में देखा जाने वाला विशेष तरह का सामाजिक परिवर्तन है। इसका मतलब है कि वह प्रक्रिया जिसमें जाति व्यवस्था में निचले पायदान पर स्थित जातियां ऊंचा उठने का प्रयास करती हैं और ऐसा करने के लिए वे उच्च या प्रभावी जातियों के रीति रिवाज या प्रचलन को अपनाती हैं, और ये समाजशास्त्र की पासिंग नामक प्रक्रिया के जैसा है। और इस शब्द के प्रयोग को भारतीय समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने 1950 के दशक में लोकप्रिय बनाया था। संस्कृतिकरण के बाद आइए देखते हैं स्थानीकरण और सार्वभौमिकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से किसने सार्वभौमिकीकरण और स्थानीकरण की अवधारणा का उपयोग भारतीय समाज के अध्ययन में किया है? ऑप्शन है ए.आर. देसाई, डी.एन. मजूमदार, एम.एन. श्रीनिवासन या मैकी मैरियट।
तो सही उत्तर है मैकिम मैरियट, ऑप्शन डी। आप जान लीजिए दोस्तों, मैकिम मैरियट ने भारत के किशनगढ़ी नामक गांव में अपने अध्ययन में लघु और महत यानी बृहत परंपराओं के मध्य संप्रेषण की प्रक्रियाओं के स्पष्टीकरण के लिए सार्वभौमिकरण और संकुचितीकरण या स्थानीकरण की दो अवधारणाओं का विकास किया है। उन्होंने सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया का उल्लेख जो है सांस्कृतिक प्रक्रिया या कल्चरल डिफिजन की प्रक्रिया को दर्शाने के लिए किया है। मैकिम मैरियट की दृष्टि में जब लघु परंपरा के तत्वों जैसे देवी देवता, प्रथा, संस्कार इत्यादि का फैलाव क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, तब ये फैलाव बृहत परंपरा के स्तर तक पहुंच जाता है और उसका मौलिक रूप परिवर्तित हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया को हम सार्वभौमिकरण कहते हैं। अंग्रेजी शब्द पैरोशियल का अर्थ संकीर्ण या संकुचित होता है, इसलिए शाब्दिक दृष्टि से यह प्रक्रिया जो समूह की भावना को संकीर्ण बनाती है या समूह में ग्रामों की स्थानीय विशेषताओं को उत्पन्न करती है, उसे हम स्थानीयकरण की प्रक्रिया कहते हैं। वैसे तो संकीर्णीकरण या संकुचितीकरण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम उल्लेख मॉरिस ओल्पर ने किया था। बाद में मैकिम मैरियट ने संकीर्णता को अधिक महत्व न देकर धार्मिक स्थानीय विश्वासों को अधिक महत्व दिया और मैकिम मैरियट संकीर्णीकरण को सार्वभौमिकरण के विपरीत विशेषताओं वाली प्रक्रिया मानते हैं। उनके अनुसार जब बृहत परंपरा के लघु परंपरा के तत्वों में शामिल हो जाते हैं तब उनके स्वरूप बदल जाते हैं और बदलाव की इस प्रक्रिया को हम संकीर्णीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रामीण भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की प्रक्रियाओं का अध्ययन किसने किया है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बार बार परीक्षाओं में आया है, तो याद रखिएगा मैकिम मैरियट ने। दोस्तों, मैकिम मैरियट ने भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की बात की है? तो उत्तर है मैकिम मैरियट। देखिए ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैकिम मैरियट ने दोस्तों संकुचितीकरण और सार्वभौमिकीकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संकुचितीकरण और सार्वभौमिकीकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया है? दोस्तों, मैकिम मैरियट जो है संकुचितीकरण के विलोम या संकुचितीकरण का विपरीत रूप सार्वभौमिकीकरण, दोनों ही प्रक्रियाओं का ये विश्लेषण करते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो संकुचितीकरण और सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास मैकिम मैरियट के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाजशास्त्र में स्थानीयकरण का संप्रत्यय किससे संबंधित है? विकास के अभिकरण से, एक प्रक्रिया से, जन प्रतिक्रिया से या एक प्रघटना से? तो सही उत्तर है ये एक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो स्थानीयकरण की अवधारणा जो है एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की धारणा अभिव्यक्त की गई है किसके द्वारा? तो उत्तर है मैकिम मैरियट के द्वारा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में किसने किशनगढ़ी का अध्ययन किया है? आपको बताना है। तो उत्तर है मैकिम मैरियट ने। और आप जान लीजिए कि मैकिम मैरियट ने भारत के किशनगढ़ी नामक गांव के अपने अध्ययन में लघु और बृहत परंपरा के मध्य संप्रेषण की प्रक्रिया के स्पष्टीकरण के लिए यूनिवर्सलाइजेशन और स्थानीय लोकलाइजेशन दो अवधारणाओं का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सार्वभौमिकता उल्लेख करने की प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? देखिए, बृहत परंपरा के तत्व नीचे की ओर जाते हैं ताकि वह लघु परंपरा का हिस्सा बन जाएं। लघु परंपरा सांस्कृतिक विचारों और मान्यताओं को उजागर करता है। तीसरा है कि सार्वभौमिक नियमों को मानता है। और चौथा है लघु परंपरा ऊपर की ओर जाती है ताकि वो बृहत परंपरा का हिस्सा बन जाए। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, सार्वभौमिकता उल्लेख करने की प्रक्रिया है जिसमें लघु परंपरा ऊपर की ओर जाती है ताकि वे बृहत परंपरा का हिस्सा बन जाएं। अब आगे आइए देखते हैं दोस्तों सेकुलरलाइजेशन यानी धर्मनिरपेक्षीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों धर्मनिरपेक्षीकरण से संबंधित कि धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन देखिए, सभी धर्मों को समान महत्व देना, किसी धर्म में विश्वास न करना,
प्रत्येक धर्म के प्रति नफरत या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, धर्मनिरपेक्षीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। और ये प्रक्रिया देखा जाए तो धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया जो है ये भारत के संदर्भ में है, और पाश्चात्य संदर्भ में धर्मनिरपेक्षीकरण में धर्म को कहीं भी कोई जो है धर्म को राजकीय या राज्य में कोई स्थान नहीं दिया जाता है। पीटर बर्गर एक विचारक हैं, उनके अनुसार धर्मनिरपेक्षीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को धर्म के प्रभाव से दूर रखा जाता है। वेबर ने धर्मनिरपेक्षीकरण को विवेकपूर्ण प्रक्रिया माना है और प्रदत्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह प्रयुक्त सिद्धांत है जो वैज्ञानिक विचारों पर आधारित है, यानी जो तर्कसंगत है। भारत में धर्मनिरपेक्षीकरण और धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग राज्य की प्रकृति के संबंध में किया गया है। भारत में धर्मनिरपेक्षता शब्द से अभिप्राय है कि राज्य किसी एक धर्म को विशेष रूप से अपना संबंध नहीं रखेगा, बल्कि सभी धर्मों के व्यवहार को समान रूप से मानेगा। तो एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा जहां नकारात्मक है, वहीं पर भारत में इसके सकारात्मक स्वरूप को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, कौन धर्मनिरपेक्षता का आवश्यक तत्व नहीं है? देखिए, धार्मिक सहिष्णुता, लौकिकता, जातिवाद या समानता और बंधुत्व। तो सही उत्तर है जातिवाद। दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता के आवश्यक तत्वों में धार्मिक सहिष्णुता, सांसारिकता, समानता, बंधुत्व, लचीलापन है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता का आवश्यक तत्व जातिवाद नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धर्मनिरपेक्षीकरण की भारतीय सोच में क्या शामिल है? तो उत्तर है, धर्मनिरपेक्षीकरण की भारतीय सोच सर्वधर्म समभाव यानी सभी धर्मों के समान आदर और सम्मान भाव से संबंधित है। भारत सरकार का कोई भी राज्य धर्म नहीं है, न वो किसी को संरक्षण देता है, बल्कि वो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है, यानी धर्मनिरपेक्षीकरण की भारतीय सोच सर्वधर्म समभाव में शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है? देखिए, धार्मिक सहिष्णुता, लौकिकता, समानता और बंधुत्व या संकीर्णता और कठोरता। तो सही उत्तर है संकीर्णता और कठोरता। दोस्तों, ये धर्मनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है। आप जान लीजिए कि धर्मनिरपेक्षता धार्मिक सहिष्णुता, लौकिकता और समानता और बंधुत्व से संबंधित है, संकीर्णता और कठोरता से नहीं। आप जान लीजिए कि भारत एक ऐसा देश है जहां धार्मिक विविधता और धार्मिक सहिष्णुता को कानून तथा समाज दोनों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। धर्म लौकिकता और पारलौकिकता का अनूठा संगम है, इसलिए ये धर्मनिरपेक्षता का अहम घटक है, जबकि समानता और बंधुत्व धर्मनिरपेक्षता के आधारभूत तत्व हैं। इनके बिना धर्मनिरपेक्षता संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है आपको बताना है? तो सही उत्तर है राज्य के दृष्टिकोण में सभी धर्मों को समान महत्व देना और समान आदर भावना रखना। दोस्तों, धर्मनिरपेक्षीकरण समाज का धार्मिक मूल्यों और संस्थानों के साथ करीबी तादाद से गैर धार्मिक मूल्यों और धर्मनिरपेक्ष संस्थानों की ओर परिवर्तन है। प्रदत्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह प्रयुक्त सिद्धांत है जो वैज्ञानिक विचारों पर आधारित है, यानी जो कि तर्कसंगत है, और इसकी विशेषता है राज्य के दृष्टिकोण में सभी धर्मों को समान मानना। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है। ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन देखते हैं, AR देसाई, योगेंद्र सिंह, MN श्रीनिवास या SC दुबे। तो आप जान लीजिए दोस्तों, MN श्रीनिवास ने धर्मनिरपेक्षीकरण को परिभाषित करते हुए कहा है कि सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक उनकी है, उसमें वो कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ ये है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है। उसका तात्पर्य विभेदीकरण की एक प्रक्रिया से है जो कि समाज के विभिन्न पहलुओं, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और नैतिक रूप से नैतिक एक दूसरे के प्रति संबंध में अधिक से अधिक पृथक होने में दिखलाई पड़ती है। तो कुल मिलाकर आप जान लीजिए कि MN श्रीनिवास का ये कथन है कि धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ ये है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने समाजशास्त्र की विभिन्न अवधारणाएं
पाश्चात्यकरण, संस्कृतिकरण, स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण तथा धर्मनिरपेक्षीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।